नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन अचीवर्स में। और दोस्तों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा चैनल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं और इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे फिर गुज़ारिश करूँगा कि आप इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यक्रमों को शेयर करें, ताकि हमें और अच्छे प्रोग्राम आप तक लाने में आसानी हो। तो दोस्तों, आज जो हमारे आज के मेहमान हैं वो श्री मन जी हैं और जो लगभग पिछले 17 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। वो ना केवल एक व्यंग्यकार, स्तंभकार, पत्रकार और लेखक हैं, बल्कि उनकी जो कलम है, जब वो व्यंग लिखते हैं तो बहुत बढ़िया व्यंग ढंग से लिखते हैं और जब वो जानकारी के ऊपर कुछ लिखते हैं तो उसमें गहराई तक जानकारी होती है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुजारिश अनुरोध पर उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आने के लिए हामी भरी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो ना केवल भारत की चीज़ों को लेकर हर वक़्त सजग रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, बल्कि वो अमेरिका में भी जो चाहे वो समसामयिक विषय हों, चाहे वो सामाजिक विषय हों, कानून की बातें हों, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बातें हों, वो हर चीज़ के ऊपर बहुत गहराई से नियमित रूप से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। और मुझे ये लगता है कि आज जो हमारा विषय भी यही है कि जो अभी हाल में कुछ घटनाएँ ऐसी हुई हैं अमेरिका में, जिसमें भारतीय शामिल थे और वो अच्छी नहीं कही जा सकती। और उसको लेकर अब भारतीयों के लिए यहाँ पर एक तरीके से खतरे की घंटी बज गई है। और आपको याद होगा कि 10 कमांडमेंट्स जो है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि जो भारतीय यहाँ रह रहे हैं या यहाँ आना चाह रहे हैं, उनको ऐसी कौन-सी 10 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो ना केवल मुसीबत में फँसने से बचें, बल्कि उससे वो भारत के मान को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान श्रीमान मन जी से। मन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू राजीव और जी। थैंक यू राजीव। जी, और मैं आपसे ही शुरू करता हूँ कि आप 17 साल से हैं। आपके पास कौन-सा वीज़ा है? आप अमेरिका के पासपोर्ट होल्डर हैं या भारत के पासपोर्ट होल्डर हैं? और आप अ, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके वीज़ा में जिससे आप परमानेंट यहीं पर रहते हैं? उसके बारे में थोड़ा-सा पहले बताइए। मैं यहाँ पर ग्रीन कार्ड पर हूँ जी, और मेरा परिवार सिटीज़न है और मेरी यात्रा यहाँ तक आने की बड़ी काफ़ी लंबी दुखद रही है। दुखद मतलब वेटिंग काफ़ी था, सब्र था। तो आपने जिस 10 कमांडमेंट्स की बात की, उन 10 कमांडमेंट्स को मैंने बहुत कोर तक फ़ॉलो किया और मेरे विचार से अगर इन 10 नियमों का पालन किया जाए, तो किसी भी भारतीय प्रवासी की ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। और ये 10th कमांडमेंट्स कोई नए कानून नहीं है। ये पुराने दसियों सालों से चले आ रहे कानून हैं, जिसका पालन यदि हम करें, तो हमारी लाइफ़ आगे चल के काफ़ी आसान हो सकती है। जी। ओके, ओके। तो ये बताइए कि जो भारतीय पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिनों में भी अलग-अलग मुद्दों पर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल हो, चाहे वो हॉटलियर हो, अलग-अलग चीज़ों में फँसे हैं और उस वजह से काफ़ी साख गिरी है भारतीयों की। हालाँकि डॉक्टर को सबसे नोबल प्रोफ़ेशन माना जाता था और इंडियन डॉक्टर्स हमेशा बड़ी इज़्ज़त से देखे जाते थे। तो हम डॉक्टर से ही शुरुआत करते हैं। वो जो केस हुआ था डॉक्टर का, जो फेक प्रिस्क्रिप्शंस और इंश्योरेंस को लेकर, थोड़ा-सा उसको बेस बनाते हुए आप अपने 10 कमांडमेंट्स पे प्रकाश डाल सकते हैं। बिल्कुल सर। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे जैसे लोग जो इस देश में आकर ग्रीन कार्ड पाते हैं और नेचुरलाइज़ेशन के थ्रू सिटीज़न बनते हैं, उसका मतलब कि ये है कि हमें बाय बर्थ वाली नागरिकता तो नहीं मिलती है। बाय बर्थ हम सिटीज़न नहीं बनते हैं, हम नेचुरलाइज़ेशन के थ्रू सिटीज़न बनते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पहला कदम है वो वीज़ा है। तो अमेरिका का कानून ये कहता है कि नेचुरलाइज़ेशन के थ्रू जो सिटीज़न बना है, यदि उसने अपने पूर्व में, अपने पास्ट में कभी भी किसी वीज़ा में झोल किया है, तो उसका ग्रीन कार्ड छीना जा सकता है, उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ये यहाँ का कानून है, बड़ा साफ कानून है।
तो स्पष्ट है कि हमारा जो पहला स्टेप है वीज़ा, उसमें हमें कौन से 10 नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए। आज उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। जी, तो ठीक है। सबसे पहले मैं आपको और दर्शकों को पहली कमांडमेंट यानी कि पहला नियम बताता हूँ। जी, पहला नियम यह है कि आप अपने वीज़ा की अवधि से ज़्यादा यहाँ ना रहें। अब वीज़ा इंडियंस यहाँ पर कौन-कौन सी वीज़ाज़ पे आते हैं? H1, L1, B1, F1 इस टाइप की 50 कैटेगरीज़ हैं। सबसे कॉमन है यहाँ पर वर्क परमिट, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यहाँ पे H1 या L1 पर आते हैं और जो स्टूडेंट वीज़ा है वो F1 पे आते हैं और टूरिस्ट वीज़ा पे B1 आते हैं। अब जी, आपके कहे अनुसार उस डॉक्टर का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वो डॉक्टर यहाँ पर या तो नेचुरलाइज़ेशन के थ्रू नागरिक बना होगा या उसके पास ग्रीन कार्ड होगा, लेकिन वो यहाँ आया H1 पे ही होगा। तो H1 की पहला कमांडमेंट है कि आप अपने कोई भी वीज़ा की अवधि हो, उससे ज़्यादा ना रहें। B1 की अवधि होती है कि हम यहाँ 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। जी, 10 साल का वीज़ा होता है लेकिन एक टाइम पर एक विज़िट में आप 6 मंथ से अधिक यहाँ नहीं रह सकते। तो कायदा ये कहता है कि आप 6 महीने से पहले-पहले वापस चले जाएँ अगर आप B1 पर हो, B1, B2 पर। नहीं, इसमें छोटा-सा मैं F1 की इंटरप्ट कर रहा अवधि हूँ। होती है हाँ, नहीं, P1 में छोटा-सा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये भी कहते हैं कि अगर आपका 6 महीने एक टाइम में रह सकते हैं, तो लेकिन आपको महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीने में वापिस चले जाना चाहिए। क्या ये सही बात है? देखिए कानून तो 6 महीने का है, लेकिन आप अगर 6 महीने तक रुकना चाहते हैं तो अगली बार जब मान लीजिए आपने सन 2024 में 6 महीने रहे और 3 महीने बाद फिर से आपने आने की कोशिश की तो वो सवाल करेंगे कि आप 6 महीने जी, पहले रह के गए थे, 6 महीने तक आप रहे, अब 3 महीने बाद फिर आ रहे हो, ये क्या झोल है? आपको ऐसा क्या काम आ पड़ा? क्योंकि B1, B2 का मतलब होता है या तो टूरिस्ट या बिज़नेस। तो ठीक है। आपने जो कहा वो सेफ मोड है, 3 महीना आप रह लीजिए वो सेफ मोड है, लेकिन 6 महीने तक अगर आप रहते हैं जैसे कई अक्सर यहाँ माँ-बाप आते हैं, वो रहते हैं, साल में आप 6 महीने आके रहिए, फिर उसमें आपको फिर 6 महीने का ब्रेक लेना चाहिए, फिर उसके बाद फिर अगले साल 6 महीने आइए या 5 महीने आइए। मैं अपना व्यक्तिगत एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मैं अपनी मम्मी को बुलाता हूँ, वो B1, B2 पर हैं और वो पिछले 15-16 साल से उनके पास ये वीज़ा है, उन्होंने रिन्यू करवाया हुआ है। तो वो यहाँ पर कभी भी 3 साढ़े 3 महीने से अधिक नहीं रहती हैं। जी, 1 साल में 3 साढ़े 3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने के बाद वो चली जाती हैं। ये एक गोल्डन रूल है। इससे क्या होता है कि जब आप ऑन योर पाथ टू ग्रीन कार्ड या सिटिज़नशिप होते हैं ना, तो ये आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखा जाएगा कि आपने ओवरस्टे कितनी बार किया। हर बार के ओवरस्टे की पेनल्टी है। ओके। दैट्स अ क्राइम टू ओवरस्टे। तो पहला हुँ, कमांडमेंट यही है कि आप अब कभी भी ओवरस्टे ना करें। इवन H1 में भी जो आपको जो पहली वैलिडिटी मिलती है, वो 6 साल की नहीं होती, वो 2.5 साल या 3 साल या 1 साल की होती है, डिपेंडिंग ऑन आपके एम्प्लॉयर ने कितना ड्यूरेशन लगाया है। ओके। तो उसको ज़रूरी फ़ॉलो करना है, लेकिन उसमें भी एक कैच है। कैच ये है कि ये जो अवधि है ना, ये आपके वीज़ा की डेट के हिसाब से नहीं होती। ये होती है I-94 के ठप्पे से। जी, ठीक है। तो आपको जो वैलिडिटी है ना, वो आपको पासपोर्ट पे लगे वीज़ा से नहीं देखनी है, आपको देखनी है I-94 के ठप्पे से। I-94 क्या है? जब आप आते हैं तो आपके पासपोर्ट पे एक ठप्पा मारा जाता है, इसे कहते हैं I-94 रिकॉर्ड कि आप फला तारीख को एंटर हुए और आप इस फला तारीख तक ही रह सकते हो। जी, हो सकता है वो ये I-94 की जो डेट है वीज़ा एक्सपायरी डेट से कम हो, तो आपको हमेशा I-94 की डेट को ट्रैक करना है। I-94 ये को आप भूल नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को I-94 के बारे में बता दीजिए। I-94 I-94 है यूएस क्या? I-94 एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जो यूएससीआईएस जो अमेरिका का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड करता है। जब आप यूएस से आते हो पहली विज़िट पे या कोई भी विज़िट पे तो आपके पासपोर्ट पे एक ठप्पा लगता है, जिसे कहते जी, हैं I-94। उस पे लिखा होता है कि आपको इस तारीख तक अमेरिका में स्टे करने की इजाज़त है। और फिर ये I-94 अगर आप I-94 की साइट पे जाएँगे ना और आप अपना पासपोर्ट और इंडियन सिटिज़नशिप वगैरह का सारे डिटेल्स डालेंगे, तो वो आपका I-94 रिकॉर्ड पुल अप करके बता देगा कि आप और पूरी हिस्ट्री बता देगा आपको। जैसे मैं ठीक है, आप अभी भी जाके देखूँ तो वो पूरी हिस्ट्री खैर मेरी तो अब इरेज़ कर दी है उन्होंने क्योंकि मैं ग्रीन कार्ड वालों को सिटीज़न के लिए वो इरेज़ कर देते हैं। लेकिन जो टेम्परेरी वीज़ा पर हैं उनके लिए I-94 की ऑनलाइन साइट पे मेंटेन रहना एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
ये है जी, I-94 व्हिच इज़ टेक्निकली आपकी लीगैलिटी है कि आप ठीक है, एक स्टे में कितना रह सकते हैं। ठीक ये है। है कानून नंबर 1। ओके, कानून नंबर 2 ये है कि आप अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को हमेशा लीगल बरकरार रखिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप F1 पर हो, तो आपका काम यहाँ पर आकर पढ़ाई करना है और कुछ-कुछ केस में 20 घंटे वीकली आप काम कर सकते हो। अब आप इसको अच्छा वो वायलेट कैसे सबको कर नहीं सकते हो? मिलता। आप वायलेट हुँ, जी, वो सब सबको नहीं सबको मिलता नहीं मिलता। 20 आवर्स ओके, हाँ, हुँ, ऑल्दो मेजॉरिटी में मिलता है, लेकिन ये कहना कि सबको मिलता है, ये गलत होगा। तो इसको मेंटेन करना आपका कर्तव्य है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप F1 पर हो, तो हमेशा आपको पढ़ाई करते रहना है, जब तक आप F1 पर हो। जब आप ओपीटी पे आ जाते हो, जब आपकी पढ़ाई हो जाती है पूरी और F1 के बाद ओपीटी पे आ जाते हो, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग 40 आवर्स अ वीक। लेकिन अगर आप F1 पे रह के यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, देन क्लियरली आपने अपना वीज़ा वायलेट कर दिया है। तो उस ओके, कंडीशन में आपको डिपोर्ट कर देंगे। और डिपोर्ट होना भी ठीक है। चाहिए क्योंकि कानून यही कहता है कि F1 का मतलब आप पढ़ाई करने आ रहे हैं। H1 का मतलब है आप यहाँ काम करने आ रहे हैं। H1 पर आकर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप काम भी कर रहे हैं और ग्रोसरी स्टोर भी चला रहे हैं। तो अच्छा, हुँ, उसको मेंटेन करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। H1 पर ए एच लोगों को ये समझना होगा ये H1 और L1 जो वीज़ा है, वो उम, इंडिविजुअल का नहीं है। H1 या L1 मेरा नहीं होगा, आपका नहीं होगा। वो हमारे और आपके एम्प्लॉयर का है वो वीज़ा। जी, तो आपको उसकी शर्तों की कंडीशन माननी ही पड़ेगी। H1 का मतलब है, L1 का मतलब है कि आपको काम करते रहना है। F1 का मतलब है कि आपको हमेशा पढ़ाई में रहना है, ओपटी के बाद आप काम कर सकते हो। जी, तो अगर आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस का वायलेशन किया तो आप डिपोर्ट किए जाएँगे। मेरे मेरे जानकार में एक केस था। 15 साल से मेरा एक कोलीग काम करता था यहाँ पर H1 पर। जब उसकी फाइनल ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग आई तो उसको वापस ग्रीन कार्ड रिजेक्ट करके उसको डिपोर्ट कर दिया। कारण क्या था? कारण था कि वो H1 पे काम तो कर रहा था, लेकिन साथ-साथ वो और भी बिज़नेस वगैरह में उसने हाथ-पैर जमा रखे थे और ओह! उसने उसकी बाकायदा रिपोर्टिंग की थी। तो उसने बोला कि ये इल्लीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वापस जाइए। अच्छा, और ना अच्छा। केवल वो वापस गया, उसपे बैन लग गया। अब वो यूएस से आ नहीं सकता। 15 साल यहाँ रह के परम बैन लग गया उस पर, परमानेंट बैन लग गया ये 5 परमानेंट बैन, साल या पर अच्छा, परमानेंट बैन क्योंकि ये ओह! ग्रेड 1 क्राइम है। ओह! आप वायलेशन नहीं कर सकते। ठीक, नियम नंबर 3 जो 3rd कमांडमेंट है कि जिस भी वीज़ा पर आप हो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन आपको करना ज़रूरी है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? एक एग्ज़ाम्पल लीजिए H1B। H1B की पहली कंडीशन है कि आप एक टाइम पर सिर्फ़ एक एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो। मतलब ओके, अगर मेरे पास H1 है, तो मैं सिर्फ़ एक टाइम पर अपने एक एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ 2-2 जॉब्स कर रहा हूँ, 2-2 अलग-अलग एम्प्लॉयर्स के लिए, वो क्राइम है। ठीक है, ठीक है। H1 पर आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो एज़ लॉन्ग एज़ नया आपको एम्प्लॉयर मिल जाए और आपका H1B ट्रांसफ़र करवा दें। L1 पे वो भी नहीं हो सकता। L1 का मतलब है कि आप ज़िंदगी भर के लिए जब तक आप उस L1A पर हो या L1B पर हो, आप उसी एम्प्लॉयर से चिपके हुए हो। आप एम्प्लॉयर बदल नहीं सकते। L1 कौन-सा वीज़ा तो ये होता है? L1 भी वर्क परमिट होता है। L1 एक अच्छा, ब्लैंकेट वीज़ा होता है जो कंपनियों को मिलता है। उसमें H1 जो है वो बेनिफिशियरी यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर होता है। L1 जो है वो ब्लैंकेट लेवल पर होता है। L1A मैनेजर्स के लिए है, L1B थोड़े जूनियर कर्मचारियों के लिए है। L1A और H1 काफ़ी क्लोज़ वीज़ाज़ हैं। L1 में कोई लिमिट नहीं है, H1 में लिमिट है। तो समय की, मोटा-मोटा आप ये समझ लीजिए भाई अ, भाई-भाई हैं। हाँ। समझ गया। समय की लिमिट है H1 में। H1 में लिमिट है कि 1 साल में 65,000 से ज़्यादा वीज़ाज़ नहीं मिलेंगे। ओके, L1 की कोई लिमिट नहीं है, L1 कितना भी हो सकता है। कंपनी को सिर्फ़ साबित करना है कि मेरे पास एलिजिबल कैंडिडेट है L1 के लिए। ओके, तो ओके, आप ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 3 कमांडमेंट्स। जी, कमांडमेंट नंबर 4 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ किसी भी टेम्परेरी वीज़ा पर हो और आपने अपना एड्रेस बदला, मान लीजिए अपार्टमेंट एड्रेस शिफ्ट किया, एड्रेस अमेरिका में, एड्रेस एड्रेस अमेरिका में हम मान लीजिए मैं आया हूँ, मैं एक एक अपार्टमेंट में रह रहा हूँ
और मैंने जी। अपार्टमेंट बदला, तो विद इन 10 डेज़ मुझे यहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को एक AR-10 करके एक फॉर्म होता है ऑनलाइन, उसे भरना होता है। ओके। उसमें आपको ये बताना है यहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कि आपने अपना पता बदल लिया है, अब आप पुराने पते पे नहीं, इस नए पते पे रहते हो। ओके। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज़ है, लोग इसे अक्सर मिस कर जाते हैं। एड्रेस अपडेट आपको विद इन 10 डेज़ पता बदलने के आपको अपडेट करना है फॉर्म। नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में इसका नुकसान होगा। जी। तो ये हो गया आपका चौथा कमांडमेंट। चौथा। 5वां कमांडमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अप टू डेट रखिए और उन्हें सेफ रखिए। डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है आपका पासपोर्ट, वीज़ा। पासपोर्ट और वीज़ा के अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे I-797 जो अप्रूवल फॉर्म आता है, जो रिसीट नंबर आता है, या फिर EAD कार्ड है या OPT कार्ड है। इनको आपको सहेज के रखना है और इसको आपको हमेशा अपने साथ रखना है। आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कई लोगों को तुरंत डिपोर्ट किया जा रहा है। उनका डिपोर्ट करने का एम बेस ये है कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे और उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उन्होंने कहा हमारे पास घर पे रखे हैं। कानून के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स हमेशा आपके साथ रहने चाहिए। अच्छा, एक एक छोटा-सा सवाल इसमें। अगर आप इनकी पे हाँ, अगर हुँ, वो जो डॉक्यूमेंट्स आप कह रहे हो, वो ज़रूरी है कि फिज़िकल हो या मोबाइल में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं? मोबाइल में भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जी। रखिए, लेकिन रखिए जी। ज़रूर। ठीक। इसमें इस मुद्दे पर मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ, जो आज जी। से कुछ 6-7 साल पहले हुआ था। अ, मेरे साथ के 2-3 लोग और मैं भी था। 2-3 लोग हम घूमने गए थे। लास वेगास गए थे। तो वेगास पहुँचे, घूमे-फिरे आराम से, वापस जब वहाँ से आ रहे थे, तो हम जब फ्लाइट बोर्ड कर रहे थे, तो यूजुअली क्या है, डोमेस्टिक ट्रैवल है, हम तो सब कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हैं, उससे काम चल जाता है। लेकिन उस टाइम चेक इन वाले ने जो आईडी चेक करता है, उसने कहा कि आप यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं, आप नागरिक नहीं हैं, आपका अपने देश का पासपोर्ट दिखाइए और फॉर्म वगैरह दिखाइए। इत्तेफ़ाक से मेरे अच्छा। पास पासपोर्ट था, क्योंकि मैं जिम में रख के हमेशा चलता हूँ। तो मैं तो निकल आया, मैं सही टाइम पे घर आ वापस आ गया, मेरे वो 3 दोस्त वहाँ फँस गए। ओहो! उनके साथ क्या हुआ? फिर मैंने उनको ओवरनाइट रोक के रखा, मैं घर आकर उनके घर गया, उनके पासपोर्ट वगैरह लिए, फ़ोटो खींची, उनको भेजा। तब जाके उनको अगले अच्छ दिन फ्लाइट में चढ़ने का मौका मिला। ये सच्ची कहानी है। आपको सुनने वालों को लगेगा ये फ़िक्शनल है, लेकिन ऐसा होता है हुँ। यहाँ पर। इस देश में अच्छा। ऐसा मुमकिन है। ये हुँ, मुमकिन है। हुँ। 99% लोग क्लियर निकल जाएँगे लोकल ड्राइविंग लाइसेंस पर। 1% जो फँसेंगे, वो कहेंगे कि हमने नियम का पालन नहीं किया, इसलिए हम फँसे हैं। तो अच्छा, ये हो इसमें गई एक आप सवाल हाँ। इसमें एक सवाल है हुँ, कि जैसे जो H1 या L1 पर आते हैं, वो यहाँ हुँ। पर अपनी कौन-कौन सी आईडीज़ बनवा सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है। कई-कई लोग होते हैं जो ड्राइविंग नहीं करते, तो उनको एक स्टेट इश्यूड आईडी मिलता है, जो लगता ड्राइविंग लाइसेंस की तरह है, लेकिन उसे सिर्फ़ स्टेट आईडी कहते हैं। तो ये आईडी बनवाना ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है फुल्ली आईडी वाला ड्राइविंग लाइसेंस, जिस पे राइट साइड में एक स्टार बना होता है। स्टार का अ, मतलब है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले ने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई किए हैं और वो ड्राइविंग लाइसेंस सफिशिएंट है। लेकिन अगर वो स्टार नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसने सिर्फ़ ये चेक किया है कि आपको गाड़ी चलानी आती है। उसने ये चेक नहीं ओके। किया कि आप वही हो जो आपने लिखा है इस पे। अच्छा। तो ये हाँ। स्टार का होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब तो कानून आ चुका है कि डोमेस्टिक फ्लाइट में भी सिर्फ़ स्टार वाले ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार किए जाएँगे। नॉन स्टार वाला ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसके लिए पासपोर्ट चाहिए। अच्छा, उसके लिए पासपोर्ट चाहिए और अच्छा इसमें उसके एक और सवाल पैदा होता है कि जैसे हुँ, आपके दोस्तों को रोक लिया ओवरनाइट के लिए, अगर उनके हुँ, पास लोकल आईडी होती तो क्या वो बच जाते? लोकल आईडी थी उनके पास। अच्छा, उससे नहीं बचे। उससे नहीं बचे, क्योंकि लोकल आईडी पे जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो जो ड्राइविंग लाइसेंस की ड्यूरेशन है, वो 10 साल की नहीं मिलती। वो उतनी ही मिलती है जितना आपका वीज़ा है। ओके। तो उसको देख के कोई भी तुरंत पकड़ लेगा कि ये नागरिक का ड्राइविंग लाइसेंस है या इमिग्रेंट का है। तो अच्छा, उसको भी अच्छा। दिखाकर काम नहीं बनता। देखिए, मैं दर्शकों को डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ़ उनको ये बता रहा हूँ कि यहाँ के नियम क्या हैं।
नहीं, आज हमारा अगर आप पासपोर्ट पर्पस भी कैरी नहीं यही कर है। सकते, कम से कम हाँ, उसकी हमारा हाँ, पर्पस भी यही है कि उनको तो आगाह किया जाए। जी, हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप डिजिटल फॉर्म में रख के, फ़ोन तो आजकल सबके पास स्मार्टफ़ोन्स हैं। जी, अगर जी, आप जी। उनको फ़ोन में रख के चलेंगे तो इससे आपकी लाइफ़ आसान होगी। अब नंबर 6 है, आपको यहाँ इस देश में टैक्स रिटर्न हर कीमत पे फ़ाइल करना चाहिए। चाहे आप अर्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे, चाहे आप कोई भी स्टेटस पे हो, वो टैक्स फ़ाइल करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए आप यहाँ 6 साल रहे, फिर आपने ग्रीन कार्ड फ़ाइल किया। जब ग्रीन कार्ड आप फ़ाइल करते हो ना, तो वो आपसे पूछेगा कि आप मुझे सारे टैक्स रिटर्न्स दीजिए। चाहे ओके। आप अर्न कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपको टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने में क्या जाता है? जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, फ्री है, आप करिए फ़ाइल। हुँ, हुँ। आप स्टूडेंट भी हो, तो भी फ़ाइल कीजिए। अच्छा, और वैसे भी टैक्स फाइलिंग के तो 50 फ़ायदे हैं और आपको वो ग्रीन कार्ड और सिटिज़नशिप लेते टाइम ये सारे टैक्स रिटर्न्स बहुत काम आएँगे। तो टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना कभी ना भूलिए। इसमें एक सवाल है ये भी कि है हाँ, जैसे हाँ, हाँ, हाँ। जैसे भारत में तो ज़्यादातर लोग सीए से या अकाउंटेंट से काम करवाते हैं, यहाँ पर खुद से कर सकते हैं? खुद से कर सकते हो लेकिन यहाँ टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना कुछ $30 की फ़ीस में आपको अच्छे वाले एचएनआर ब्लॉक वगैरह कोई भी कर कर देगा। ओके, तो ओके। आप ऑनलाइन करना चाहते हो, अगर आप टैक्स रिटर्न कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, आपकी कोई अर्निंग्स नहीं है, तो आप खुद ही फाइल कर दो, वो तो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन अगर आप एच-1 पर हो या किसी पे हो, तो एचएनआर ब्लॉक में $30 या $50 की फीस पर वो नॉमिनल तरीके से फाइल कर देगा। ठीक खुद है, से भी ठीक कर है। सकते हैं, मैं खुद से करता हूँ, कोई बड़ी ओके, बात नहीं है उसमें। तो ये हुए आपके 6। 6। रूल नंबर 7 रूल नंबर 7 ये भी बड़ा दिलचस्प है। अपना समय पर वीज़ा एक्सटेंशन करवाना ना भूलिए। फॉर जो एग्ज़ाम्पल आपका आपका H-1B है, वो 6 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, तो वेट मत करो कि लास्ट मिनट तक करूँगा। टेक्निकली कानून ये कहता है कि आप 6 महीने की ड्यूरेशन से पहले उसको आप रिन्यू कर सकते हो। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि टाइम रहते 6 महीने पहले ही आप उसके रिन्यूअल की या फिर ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू कर दीजिए। अब मैं ओके, इसमें भी एक आपको दिलचस्प पहलू बताता हूँ। जी। कई लोग यहाँ पर आकर H-1 पर नौकरी चेंज करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो H-1 ट्रांसफ़र करते हैं। इट्स नथिंग बट कि आप एम्प्लॉयर ए से एम्प्लॉयर बी पे स्विच मार रहे हो। हुँ, हुँ। तो एम्प्लॉयर बी कहता है कि मैंने आपका H-1B ट्रांसफ़र शुरू कर दिया है, ये रही रिसीट। मेरे पास अब उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई है कि आपका उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कई लोग सिर्फ रिसीट के बेसिस पे ही नए एम्प्लॉयर के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। टेक्निकली आपको वेट करना चाहिए जब तक वो अप्रूव ना हो जाए। अच्छा। हुँ, हुँ। कई लोग इसलिए करते हैं कि इसमें टाइम लगेगा 2 महीने, 3 महीने लगेंगे। अगर आपको काम करने की जल्दी जल्दी है, तो आप प्रीमियम प्रोसेसिंग की फीस देकर उसे 15 दिन में अप्रूव करवाइए और जब अप्रूव हो जाए, तभी काम करना शुरू कीजिए। ये सेफ बेट है। ओके, सिर्फ सिर्फ रिसीट के नोटिस पे काम करना शुरू करना रिस्की फैक्टर है। जी। कई लोग करते हैं, आगे जाके फँसते भी हैं। तो अच्छा, वो उसको अवॉइड करने I-94 का में आ जाता होगा, है ना? नहीं, I-94 नहीं, वो उसकी लीगैलिटी है कि आपका जो पुराना एम्प्लॉयर था, वो वीज़ा रिवोक कर दे, फिर आप क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? ठीक बात है। तब तो हुँ, हुँ। आप आउट ऑफ स्टेटस जाने के आपके पूरे-पूरे चांसेस रहेंगे। जी, बहुत जी, जी। बारीकियाँ हैं, लेकिन अगर इनको ध्यान से फ़ॉलो किया जाए, तो कहानी बड़ी आसान हो जाती है। रूल नंबर 8 और ये रूल नंबर हाल में हुए कई कांडों की समरी है। किसी भी अच्छा, तरह के किसी भी तरह के अपराधों से दूर रहिए। जी। शॉपलिफ्टिंग, स्पीड टिकेट्स, डोमेस्टिक वायलेंस याद रखिए अगर आप यहाँ पर वीज़ा पर हो और आपका नाम किसी भी तरह की रिपोर्ट में आ गया, पुलिस रिपोर्ट में या फिर किसी भी वायलेशन में, कानून के हिसाब से आपको तुरंत डिपोर्ट किया जा सकता है। ये आजकल ऐसा ही हो रहा है। लोग हल्ला मचाते हैं कि इतने सारे लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, इतने सारे लोग वो उन्हीं लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं जिनका किसी भी तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। डोमेस्टिक वायलेंस वाले बीवियों को मारने वाले लोगों को डिपोर्ट बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। उनको लगता होगा अरे मैंने तो सिर्फ एक झापड़ मारा था अपनी बीवी को। लेकिन अगर बीवी ने पुलिस बुला ली और आपका नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया और पुलिस ने देखा ये तो यहाँ पर टेम्परेरी वीजा पर है, उसने अपनी बीवी को मारा है, करो डिपोर्ट वापस। अच्छा। हुँ, और हुँ। कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि नियम है ऐसा।
इस संदर्भ में मैं आपको एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पास किस्सों की जी। बहुत कमी नहीं है। मेरा एक मित्र है, वो 2020 में कोविड के टाइम पे उसका ग्रीन कार्ड की डेट आ गई थी, वो फाइनल इलेक्शन डेट पे गया और वो यहाँ पर 2006 से रह रहा था, यहीं पढ़ने आया था। पढ़ाई के बाद उसने H1 पे काम किया, ग्रीन कार्ड वगैरह फाइल किया, तो ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू के लिए गया। फाइनल फाइनल स्टेप, उसको पूछा गया कि आपको कभी इस देश में स्पीडिंग टिकट मिला है? कभी अपनी गाड़ी तेज लिमिट के ऊपर चलाई, पुलिस ने पकड़ा आपको? तो उसने बोला, नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। उस बंदे को तुरंत पकड़ लिया उस बंदे ने। उसने कहा कि आज से 10-11 साल पहले 2009 में आपको स्पीडिंग टिकट मिला था फला-फला स्टेट में, क्योंकि उनके पास पूरी अच्छा। हिस्ट्री है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तो मेरा मित्र बोला, सर 11 साल पहले की बात है, मुझे ये तक याद नहीं कि 5 साल पहले मैंने क्या किया था। आप 11 साल की बात पूछ रहे हो मुझसे। तो ऑफिसर ने कहा, ठीक है, इस बार मैं आपको माफ कर सकता हूँ, लेकिन आप अपना होमवर्क करके आइए। आपको पता अच्छा। होना चाहिए कि आप यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, तो आपने क्या-क्या वायलेशंस किए हैं। हम्म। तो अच्छा जी। कहने का तात्पर्य है, जितना हो सके लफड़े से दूर रहिए। हाँ, ये बड़ी इसमें छोटी-छोटी बातें लग रही होंगी लोगों को, जी, लेकिन लेकिन इसमें एक सवाल है। आजकल कहिए, इंडिया में कहिए। यहाँ के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की एक इमेज बनी हुई है। लोगों को ये लग रहा है कि ट्रम्प साहब के आने के बाद ये डिपोर्टेशन और धरपकड़ बढ़ गई है। क्या ऐसा वाक़ई है? देखिए, ये धर-पकड़ वगैरह हर प्रेसिडेंसी के थ्रू हुई है। बराक ओबामा ने ट्रम्प से ज़्यादा किए थे डिपोर्ट। अच्छा। ये भी एक नोन फैक्टर है। हाँ, बिल क्लिंटन के टाइम पे हुई थी, जॉर्ज बुश के टाइम पे हुई थी, हर कोई करता है। चक्कर ये है कि ये कानून पिछले 30 साल से 25 साल से चले आ रहे हैं, 35 साल से। 1990 में ये सारे प्रोग्राम्स का स्टैंडर्डाइज़ेशन हुआ था, तब से ये प्रोग्राम के रूल्स चले जा रहे हैं। होता ये है कि कई-कई बार लोग ढीले पड़ जाते हैं। हुँ, हुँ। जैसे पिछली सरकार में, जो बाइडेन की सरकार में ये सारे नियम ताक पे रख दिए गए थे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, जो चल रहा है चलने अच्छा। दो। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। तो ये नई सरकार आई, इन्होंने बोला कि जी जो नियम है वो तो मानने पड़ेंगे। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि मिस्टर ट्रम्प ने पिछली प्रेसिडेंसी में या इस प्रेसिडेंसी में कोई भी नया कानून नहीं लेकर आए वो। अच्छा। हुँ, हुँ। इमिग्रेशन से जुड़ा कोई कानून नहीं है, बस उन्होंने कहा है जो पुराने कानून हैं, उनको फॉलो करो। हुँ, हुँ। तो ये कहना कि उधर पकड़ कर रहा है, ये एक गलत नोशन है। डेटा के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा डिपोर्टेशंस बराक ओबामा ने किए थे। ओके। ट्रम्प नहीं, उनसे अब बहुत जैसे पीछे क्या हैं होता है अभी। जे कैसे क्या होता है कि हुँ, एक जानकारी चली गई कि भी वो बर्थ राइट वाला कानून बदल दिया उन्होंने, है ना? ऐसे हुँ, कुछ चीज़ों को लेकर एक हव्वा-सा बन जाता है। जो भारत से आना हुँ। चाहते हैं, उनके दिमाग में ज़्यादा बन जाता है। या जो भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। नहीं तो उनको उनको सिर्फ़ अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि ये जो नियम कानून हैं, ये बड़े बेसिक नियम कानून हैं। ये हर देश में होते हैं। जी। आप वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वायलेट किया और आप पकड़े ना गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल नहीं बने। इट्स जस्ट दैट यू गॉट अवे विद इट। आप बच के निकल गए, ये आपकी खुशकिस्मती थी। लेकिन जभी भी पकड़े जाएँगे, चांसेज़ हुँ, हैं कि हुँ। आपको टेंटुआ पकड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा। ओके, ठीक है। जी। ओके, फिर अगला अगला अभी तक हमने 8 कवर कर लिया, अब 9th कमांडमेंट। नाइस। 9th कमांडमेंट है यहाँ के स्टूडेंट के लिए। इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ भर-भर के आते हैं। जी। इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए आदमी है डीएसओ, डेज़िग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट यहाँ F1 वीज़ा पर आता है। F1 वीज़ा का मतलब है कि स्टूडेंट फला यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। उस हर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर डीएसओ रहता है, डेज़िग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल। उसको अपने किसी भी इंडियन स्टूडेंट को अपने डीएसओ का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। ओके। हुँ, हुँ। किसी भी केस में सबसे पहले डीएसओ को इन्फॉर्म करना है। डीएसओ जो है वो आपका लिंक है यहाँ की सरकार और इमिग्रेशन में। आपको ओके। एक न्यूज़ में एक कुछ 4-5 महीने पहले एक इंडियन लड़की का केस आया था, जिसने यहाँ पर कुछ नारे वगैरह लगाए थे। उसको बोला गया था, डिपोर्ट कर दिया गया था। वो तुरंत निकल गई थी, तुरंत कनाडा चली गई थी। उस लड़की ने अच्छा।
अपने डीएसओ को कांटेक्ट किया होता तो कहानी बदल सकती थी। उसने नारे अच्छा। लगाए, चुपचाप उसको बोला गया रिपोर्ट। तो यहाँ डीएसओ का, स्टूडेंट्स के लिए डीएसओ इज लाइक सेकंड गॉड। वो आपका गार्जियन है। अच्छा। उसको आपको, हम्म। उसमें अगर आपने स्कूल स्विच किया या कोर्स बदला या कुछ भी किया, आप किसी भी लफड़े में फंसे, सबसे पहले डीएसओ को कांटेक्ट करना जरूरी है। तो ये इंडियन अच्छा, स्टूडेंट्स अगर के लिए लफड़े में इंपॉर्टेंट है फंसे कि हैं वो तो अपने भी डी बताना जरूरी है। अगर लफड़े में फंसे हैं तो भी बताना बताना जरूरी है, जरूरी। क्योंकि डीएसओ ही तो अच्छा। आपका प्रतिबिंब है ना, वही तो, वो कनेक्शन है, वो पुल है सरकार और समझ गया। स्टूडेंट के बीच में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होता डीएसओ कौन है, क्या है, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आके स्टूडेंट्स अक्सर मिस मिस करते हैं। तो ओके। ये हुए 9 कमांडमेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमांडमेंट है लास्ट कमांडमेंट, विच इज, अगर आप आउट ऑफ स्टेटस जाते हो तो क्या करना चाहिए। आउट ऑफ जी। स्टेटस का मतलब है कि आपका वीजा रिन्यूअल रिजेक्ट हो गया, या आप, आपकी नौकरी चली गई। जैसे मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, वो H1B पर आया और उसको फायर कर दिया, तो वो टेक्निकली H1 तो 3 साल का है। लोग कहेंगे 3 साल की तो वैलिडिटी है। नहीं, H1 की वैलिडिटी तब तक ही है जब तक एक एम्प्लॉयर साथ है। एम्प्लॉयर गया, ओ, वीजा गया। अच्छा अच्छा। ठीक है। L1 पर हो, एम्प्लॉयर ने नौकरी से निकाला, आपका L1A वीजा गया, मतलब आप आउट ऑफ स्टेटस हो, मतलब आप अवैध ओके। प्रवासी बन जाओगे इस देश में। तो उस आउट ऑफ स्टेटस से बचने के लिए दो गोल्डन रूल्स हैं। पहला गोल्डन रूल ये है कि आपको विद इन 60 डेज देश छोड़ देना चाहिए। 60 डेज तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये स्टेज सिर्फ 15 या 20 दिन की होती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहां पर लोगों के H1B या L1A या L1V रिन्यूअल रिजेक्ट हुए हैं, उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर अंदर देश छोड़ दिया क्योंकि वो ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहते थे। तुरंत तुरंत घर ओके। बेचा, गाड़ी बेची, 15 दिनों के अंदर बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए यहाँ से। अच्छा। वेट वेट मत कीजिए यहाँ। पिछले 4 साल में मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ F1 पर आए हैं, ओवर स्टे कर गए, F1 भी एक्सपायर हो गया, आप आउट ऑफ स्टेटस हैं, अब यहाँ मारे मारे फिर रहे हैं कि किसी तरह से असाइलम वीजा मिल जाए। हाँ, ये असाइलम वाले भी बहुत हैं यहाँ। बहुत हैं, वो आते हैं यहाँ F1 पर हैं, B1 पर हैं, ओवर स्टे किया, आउट ऑफ स्टेटस हुए, फिर आपने असाइलम फाइल कर दिया। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। असाइलम वाली जब एप्लीकेशन आपकी रिव्यू होगी तो वो सबसे पहले ये सवाल करेगा कि आप आउट ऑफ स्टेटस क्यों थे। ओके। तो आउट ऑफ स्टेटस जाने में पहला गोल्डन रूल तो है, या तो आप तुरंत देश छोड़ दीजिए, ठीक। और दूसरा, यदि आप नहीं ठीक है। देश छोड़ना चाहते, आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, तो आपको अपने तुरंत इमिग्रेशन लॉयर को कांटेक्ट करके अपील फाइल करनी चाहिए कि मेरा ये एक्सटेंशन क्यों फेल हुआ। ये दूसरा राउट है। अपील यूजुअली सुनी नहीं जाती क्योंकि वो पहले इस इंस्टेंस में अगर सिस्टमैटिकली रिजेक्ट हुआ है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है। आउट ऑफ स्टेटस गिरने में आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये हैं आपके 10th कमांडमेंट्स। इसके अलावा ठीक है। भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज जो इंडिया से आने वाले लोगों को जानना जरूरी है, वीजा स्टैंपिंग। इंडिया जाके वीजा स्टैंपिंग करवाना, और फिर कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि आपके पास सब सारे पेपर हैं, सब कुछ प्रॉपर है, फिर भी आपको यहाँ अंदर घुसने को नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी 50 केसेस होते हैं यहाँ पर, डेली होते हैं। जी। अ, आपने शायद से न्यूज़ में सुना हो, पिछले महीने 2 H1B वालों को दुबई में रोक के वापस भेज दिया गया था। जी। उनके पास स्टैम्प्ड वीज़ा था, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, ये वो सालों से यहाँ रह रहे थे, सब कुछ सही था, फिर भी वापस भेज दिया गया। क्यों वापस भेज दिया गया? आप कारण सुन के हँसेंगे। H1B का कानून ये कहता है कि आप एट अ टाइम 28 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं ले सकते। अच्छा। ओके। वो 2 महीने के 28 लिए दिन इंडिया से गए ज्यादा थे। नहीं जा सकते। अच्छा, वो आप 28 दिन से 28 ज्यादा दिन से ज़्यादा रहेगी। की छुट्टी नहीं ले सकते। वो 2 अच्छा महीने के लिए अच्छा। गए थे। ओके। और गलती उनकी भी नहीं थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी कंपनी से बाकायदा 2 महीने की छुट्टी की लीव ली थी। इमिग्रेशन लॉयर से चिट्ठी लिखवाई थी कि भई हमारे फैमिली में इमरजेंसी है, वेडिंग फंक्शन है, फलाना है, ढिमकाना है, तो हम, हमारी कंपनी ने हमारी छुट्टी 2 महीने की अप्रूव कर दी है, हम जा रहे हैं।
लेकिन नियम क्या है? नियम ये है कि आप 28 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपको घुसने देता है, जो प्लेन में बैठने देता है या फिर प्लेन से उतरने के बाद ठप्पा मारता है, उसके पास हक है कि वो चेक करेगा कि आप कितने टाइम के लिए बाहर गए थे। उसने कहा आप H-1B पर हो, आप 28 दिन से ज़्यादा देश के बाहर रहे हो, गो बैक टू योर कंट्री। अच्छा। चाहे आपके पेपर प्रॉपर हैं, लेकिन ये हुआ है, ये हुआ है और ये हम्म। कानून है। दूसरा दूसरा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। अटलांटा में कुछ ग्रीन कार्ड वाले अंकल आंटियों को उन्होंने वापस भेज दिया था, जबकि वो यूएसए में दसियों साल से रह रहे थे। उनके घर वो बार क्यों? सब कुछ था। हम्म। वो क्यों इसलिए भी? क्योंकि ग्रीन कार्ड का कानून ये है कि आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो तो आपको यूएसए में मिनिमम 6 महीने, 1 साल में 6 महीने आपको यूएसए में रहना है। ओके। अगर आप 5 महीने यूएसए में रह रहे हो, 7 महीने बाहर रह रहे हो, आपका ग्रीन कार्ड छीना जा सकता है। अच्छा। तो यहाँ सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं, कई लोग हैं ऐसे, और ये बड़ा कॉमन पैटर्न है कि 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने इंडिया में रहते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, ग्रीन कार्ड। हमारे भी एक मित्र हम्म। मिनेसोटा में, वो भी हम्म। जाते हैं इंडिया में तो 6 महीने से पहले वापिस आ जाते हैं वो। हाँ, वो क्योंकि अगर 6 महीने के ऊपर उन्होंने एक दिन भी ऊपर किया ना, तो उनका ग्रीन कार्ड छीन लिया जाएगा। ओके, अच्छा, अच्छा। अब सो चलते-चलते ये एक सवाल। जी, आपके हाँ, हो गए पूरे। अब चलते-चलते एक हाँ। सवाल कि अब किसी भी वीज़ा पर है, ठीक है? उसका मान लो हम्म। वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, हम्म। ठीक है? 4-6 महीने की हम्म। अवधि रह गई, तो हम्म। उसको वो वीज़ा रिन्यूअल भारत में ही जाके कराना पड़ेगा या अमेरिका में भी हो सकता है? वीजा रिन्यूअल यूएसए में बैठे बैठे हो सकता है। इंडिया जाके उसको स्टैंपिंग करानी पड़ेगी। वीजा कब? रिन्यूअल और स्टैंपिंग मैं बताता हूँ। वीजा रिन्यूअल और स्टैंपिंग दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। वीजा स्टैंपिंग तभी हो सकती है जब आपने वीजा रिन्यू करवा लिया हो। ओके। तो वीजा रिन्यू, स्पेशली H-1 या L-1, इस टाइप की वीजा रिन्यूअल आप यूएसए में बैठे बैठे करवा सकते हो। और जब आपका अप्रूवल आ जाए, 797 आ जाए, उसको लेकर आप इंडिया का विजिट करिए, या मेक्सिको जाइए, कनाडा जाइए, कहीं भी जाइए, और वहां जाकर उस पे स्टैंप करवा कर फिर वापस आ जाइए। अच्छा। और एक आखिरी सवाल, ये तो हो गया हम्म। वीज़ा। अब जिसका पासपोर्ट एक्सपायर कर रहा है, वो पासपोर्ट भारत में ही जाकर उसको बनवाना है या अमेरिका में भी बनवा सकता है? मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होना था और मैंने शिकागो जो इंडियन कॉन्सुलेट है, हम्म। वहाँ पर मैं उनकी वेबसाइट पे गया, फ़ोन पे भी बात करी। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मैंने हार मान ली एंड देन आई वेंट टू इंडिया बैक और फिर वहाँ जाके कराया मैंने। मैंने भी करवाया है अभी हाल में अपना पासपोर्ट रिन्यू, और मेरा पहली बार तो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझसे ही गलती हुई थी कि मैंने पोर्ट्रेट मोड की जगह लैंडस्केप मोड में प्रिंट आउट लेके भेज दिया था। तो एम्बेसी ने बोला कि एम्बेसी ने बोला कि आपने जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट वो गलत भेजा है, उसको पोर्ट्रेट में करके भेजिए। फिर मैंने भेजा तो उन्होंने मेरे को करके दे दिया। आप ओके। आपने सही कहा, वो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सर लेकिन सर वो मतलब मुझे बोला कि भाई नोटरी से वो बनवाइए। अरे हाँ। भाई, एक टूरिस्ट है, अगर वो नोटरी वोटरी को कैसे पकड़ेगा, कैसे ढूंढेगा? नहीं, नहीं, है? काफ़ी ट्रिकी है। मैं आपकी बात सच है। वो नोटराइज़ करवाना, चेंज ऑफ अपीयरेंस। मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जब मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया था, तो मेरे पिछले 2 पासपोर्ट जो मैंने बनाए थे, वो क्लीन शेव थे मेरे, अच्छा। और मैंने अभी बीच में रख ली दाढ़ी। तो जब मेरे को रिन्यू करवाना पड़ा, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं दाढ़ी के साथ करवाता हूँ, फ़ोटो खिंचवाता हूँ, तो मुझे चेंज ऑफ अपीयरेंस एफिडेविट नोटराइज़ करवाना पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता इंडियन काउंसलेट को अगर कोई भी सवाल हुआ, तो वो पचासियों सवाल पूछ-पूछ के मुझे परेशान कर डालेंगे। परेशान मैंने कर कहा इससे डालेंगे। बढ़िया है दाढ़ी पूरी क्लीन शेव कर दो। तो मैंने पूरी दाढ़ी-वाढ़ी क्लीन शेव करी, फ़ोटो बिल्कुल उसी मोड में खिंचवाया, जिसलिए पिछले 2 पासपोर्ट में था, बिल्कुल क्लीन शेव, और वो फ़ोटो दिया, और जब पासपोर्ट आ गया तो मैंने फिर से दाढ़ी रख ली। अच्छा। तो आपका कहना सच है, यूएस में रहकर पासपोर्ट रिन्यू करवाना एक ट्रिक है। एक करवाने वाले लोग करवाते हैं। आप जान के बड़ा ताज्जुब करेंगे कि जब 2014 से पहले ये प्रोसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि आपको
पसीने छूट जाते थे यहाँ पासपोर्ट रिन्यू करवाने में। अच्छा मैं जी। भुगता हूँ, मैंने भुगता है। मैंने जाके इंडियन काउंसलेट वॉशिंगटन डीसी में लड़ाई की है। अच्छा। हाँ, मैंने बाकायदा लड़ाई की है कि मैं यहाँ पर रिन्यू करवाने आया हूँ, मेरा पासपोर्ट 1 महीने में एक्सपायर हो रहा है। आपने 5 महीने से मेरा पासपोर्ट लटका के रखा है। ओहो। अब तो फिर भी फिर- बहुत ही अच्छा हो चुका है, अब तो सब कुछ स्ट्रीमलाइन है। ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने इतना अच्छा बना लिया कि अगर थोड़ा दिमाग मार के पासपोर्ट आप फाइल करो तो मिल जाएगा टाइम पर। 2014 अच्छा से पहले तो बाप रे बाप! पसीने छूट जाते थे। अच्छा कमिंग बैक अच्छा। टू योर क्वेश्चन, जी। यहाँ रहकर पासपोर्ट रिन्यू करवाना अ, इंडिया जाके पासपोर्ट रिन्यू करवाने की बेटर यहाँ करवाना बेटर है। थोड़ा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन 1 महीने के अंदर-अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये बात तय है। अंडरलाइंग तो असम्पशन ये है कि यहाँ के काउंसलेट को वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो ये प्रूव करे कि आप यहाँ पर लीगली हो। हाँ, वो तो ठीक बात है। लेकिन क्या हाँ। इसके लिए ये आदमी को खुद से ही कोशिश करनी चाहिए या ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो इसमें एडवाइस कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? हाँ, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हर जगह हैं। वो एक डेफ़िनिट फ़ीस लेके आपका करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सर मतलब मुझ जैसा आदमी तो खुद से कर सकता है। तो मैं मानता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ऐसा मेरा हुँ। मानना है। बस थोड़ा-सा दिमाग मारने की ज़रूरत है। ब बैठकर जैसे मेरे को अपने पासपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने में कुछ 4 घंटे लग गए थे। ओके। एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करना, उसके प्रिंट आउट लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, वो 4-5 घंटे का दिमाग मारू काम है, हो जाता है। बस ये है ठीक कि है। ताकत लगती है करने में। ठीक है। अच्छा, अब मेरी आपसे एक वो है, आपकी एडवाइस चाहिए कि अगर हम एक प्रोग्राम एग्ज़ाम्पल्स के साथ, हुँ, जैसे जो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, वर्क वीज़ा पर हैं, है ना? ऐसे कौन-कौन से केसेज़ हुए जिसमें उनको डिपोर्ट कर दिया गया और जिनको अगर ध्यान में रखा जाए, मतलब हम उसको डिटेल में डिस्कस करें अगर आगे, जो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी हैंडी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम कोट कर सकते हैं, उनको प्रोग्राम्स में ले सकते हैं, जो ना केवल इंटरेस्टिंग रहे हों, लेकिन बड़े डेंजरस भी रहे हों, किया जा सकता है, लेकिन है ना? उसमें बस ये है कि हम एग्ज़ाम्पल्स का नाम नहीं ले पाएँगे, नहीं, नाम क्योंकि नहीं वो लेंगे हम, लीगल नाम नहीं नहीं है। लेंगे हम। हाँ, हाँ, हाँ। सिर्फ़ हम उनको यूज़ केस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एक इसमें एक और अहम मुद्दा हमें जो डिस्कस करना चाहिए, वीज़ा स्टैम्पिंग का। क्योंकि ओके। इंडिया से यूएस काउंसलेट में पार होना और यहाँ पर पोर्ट ऑफ एंट्री पर आना और ठप्पा लगवाना, ये बहुत ट्रिकी काम है। अच्छे-अच्छे जी, लोग जी। हैं, इसमें पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हो। इस चीज़ पे भी हमको इस चीज़ पे हमें डिटेल में बात करनी चाहिए। आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी हमारे एक दोस्त का दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, उसके हुँ, फादर की डेथ हो गई थी 9/11 न्यूयॉर्क में, हुँ, ठीक है? हुँ, और वो यहाँ पर आ रहा था, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए इमिग्रेशन लॉयर से मीटिंग थी उसकी, लेकिन हुँ। उसको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया, क्योंकि वो बाप रे! उस डॉक्यूमेंट्स को नहीं दिखा पाया कि उसकी मीटिंग है। हुँ। और वो होता है मुसीबत कई का मारा पहले से ही था। तो हम ये जो आपने बोला है ना स्टैंपिंग, इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि सिर्फ स्टैंपिंग के ऊपर हमारा एक प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टैंपिंग इज़ द मैंडेटरी स्टेप जिसको हर किसी को उस दौर से गुज़रना है। उसके बगैर वो अंदर ही नहीं आ बिल्कुल। सकता है ना? इस टॉपिक पे इस पे बहुत ही विस्तार से चर्चा करनी होगी। पहली बात तो स्टैम्पिंग के स्लॉट्स मिलना ही बहुत टेढ़ी खीर है। तो इस पे जी। हमें पूरा एक डेडिकेट मीटिंग करनी चाहिए, डेडिकेट पॉडकास्ट करना चाहिए। सुनने वालों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है वो। तो इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, अगले हफ्ते में हम इसको भी शूट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? अवश्य। थैंक यू वेरी ठीक है मच। जी। मज़ा आ गया, आपने बहुत मुझे बढ़िया जानकारी दी और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए ये ना केवल यूज़फुल होगी, बल्कि हो सकता है कि वो हमेशा इस जानकारी को यूज़ करके अपने आप को किसी भी मुसीबत से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।